नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हमारा विशेष कार्यक्रम राष्ट्रमंच, जिसमें हम करते हैं बड़े विषय पर बड़ी बहस। मैं हूं लालचंद्र सिंह। सप्ताह के अंत में हम आपके लिए लेकर आते हैं ये विशेष कार्यक्रम, और आज राष्ट्रमंच पर जो बड़ा विषय है जिस पर हम बड़ी बहस करने वाले हैं वो है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश से लेकर के झारखंड तक राज्यसभा चुनाव के दौरान ऐसे ऐसे काम खुद कर रही है जिससे उसको झटके पर झटका लग रहा है, लेकिन दोष पूरा का पूरा वो दूसरों पर बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी पर, अदालतों पर, चुनाव आयोग पर, सब पर ये दोष कांग्रेस बढ़ रही है। दरअसल ये मामला शुरू कहां से हुआ? मामला शुरू हुआ मीनाक्षी नटराजन ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए नामांकन किया। बहुत सारी बातें, बड़े नेताओं को दरकिनार करके टिकट दिया गया है, भीतर घात हो सकता है तो, लेकिन एक तकनीकी वजह से उनका जो रिटर्निंग ऑफिसर है उन्होंने उनका नामांकन खारिज कर दिया। लेकिन कांग्रेस फिर उस मामले को लेकर चुनाव आयोग आई। चुनाव आयोग ने भी उस पर अपनी बात कही। उसके बाद आखिरकार कांग्रेस गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक नहीं लगाया और वहां पर बीजेपी का तीसरा उम्मीदवार जीता हुआ घोषित कर दिया गया। यह तो बात हुई मध्य प्रदेश की। झारखंड की कहानी तो और इंटरेस्टिंग है। झारखंड में एक निर्दलीय उम्मीदवार के नामांकन को खारिज करवाने के लिए कांग्रेस ने याचिका दिया, और उसके बाद कांग्रेस ने जब यह याचिका दिया तो वहां की स्थानीय अदालत में सुनवाई हुई। दिल्ली से वकील भेजे गए, चार्टर्ड फ्लाइट लेकर दिल्ली से वकील गए, लेकिन अदालत पहुंच नहीं पाए। ऐसी ऐसी गलतियां कांग्रेस की खुद की हैं, लेकिन जिम्मेदार किसी दूसरे को ठहरा रही है कांग्रेस। तो राज्यसभा चुनाव में क्या गलती अपनी और दोषी दूसरे, ये वाला खेल कांग्रेस कर रही है क्या? आज राष्ट्रमंच पर इसी बड़े विषय पर बड़ी बहस करेंगे। हम इसके कानूनी पहलू को भी समझने की कोशिश करेंगे, और जो कांग्रेस की कोशिशें हैं, कांग्रेस की अपनी जो कमियां हैं, उनके अंदर के जो फूट हैं, उन सारे मुद्दों पर बात करेंगे और ये पड़ताल करेंगे कि क्या कांग्रेस अपने दोष को दूसरे के सर मढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे पहले राष्ट्रमंच में आज हम आपको दिखाते हैं दोनों तरफ से नेताओं की कुछ प्रतिक्रिया। तो इसमें सबसे बिल्कुल जो मुख्य कैंडिडेट हैं और जो मुख्य किरदार हैं वो है मीनाक्षी नटराजन, कांग्रेस की नेता, जिनको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया था कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से। तो उनका जब नामांकन खारिज हुआ तो उन्होंने कहा चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो भाजपा के नेता वहीं मध्य प्रदेश में है, विश्वास सारंग, मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मेरा कोई आरोप माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर नहीं है, उन्होंने तो अपना एक निर्णय दिया। मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया। हम तो पहले ही कह रहे थे कि कांग्रेस जबरदस्ती हंगामा बरपा रही है। उन्होंने स्वयं अपनी हार से बचने के लिए अपना फॉर्म रिजेक्ट कराया। तो ये बात आपने मीनाक्षी नटराजन जिनकी उम्मीदवारी खारिज हुई उनकी बात सुन ली और विश्वास सारंग का जवाब भी सुन लिया। लेकिन कांग्रेस के नेता दीपक बैज ने कहा कि लोकतंत्र को दरअसल कुचलने का काम किया जा रहा है। तो भाजपा के नेता गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि ये तो दरअसल कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है। बिल्कुल जिस तरह से मध्य प्रदेश में राज्यसभा के नामांकन मीनाक्षी नटराजन जी का निरस्त किया, ये तो पूरी तरह से लोकतंत्र को कुचलने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट पर टीका टिप्पणी कभी कोई हुई नहीं है। पहली बार है जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुप्रीम कोर्ट पर भी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये संविधान के लिए ठीक खबर नहीं है। जहाँ तक प्रत्याशी के नामांकन की बात है तो ये स्पष्ट है कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है। कांग्रेस के अंदरूनी लड़ाई है। नेता स्वयं नहीं चाहते थे कि मीनाक्षी नटराजन यहाँ स्थापित हो। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज अक्सर अपने बयानों से विवाद में रहते हैं। उन्होंने कहा कि अब तो सीट की भी चोरी हो रही है। तो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि मीनाक्षी जी को यह सोचना चाहिए कि घर के अंदर वाला भेदी कौन है। मीनाक्षी नटराजन के मामले में न उनके खिलाफ कोई एफआईआर है, न कोई क्रिमिनल केस है, और
कोई किसी और मामले में कोर्ट का नोटिस है, ये कॉग्निजेंस तो लेना ही नहीं चाहिए। और ये तो अब सीट की चोरी हो गई है। मीनाक्षी नटराजन को भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम करने के बजाय, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बजाय ये सोचना चाहिए घर का भेदी कौन है। ये जानबूझकर इनने फर्जी पेपर भरा क्योंकि ये खुद चाहते थे कि कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उसका नॉमिनेशन कैंसिल हो। वहीं केरल प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा जेबी माथिर ने कहा कि जो हुआ वो गलत है और हम राजनीतिक और कानूनन तौर पर लड़ते रहेंगे। लेकिन जवाब सुनिए, ये जवाब बीजेपी की तरफ से नहीं, सपा के नेता आशुतोष वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को थोड़ी अपनी भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। Her nomination papers merely on irrelevant matters. So we will fight it both. We have been repeatedly saying that we will fight it politically and legally. मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को थोड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी जैसे अय्यार पार्टी से लड़ रहे हैं, उसमें आप अपने फॉर्म में जरूरी इंफॉर्मेशन नहीं डाल रहे हैं, तो ये गलती आप। सपा नेता का वाकई ये इंटरेस्टिंग जवाब है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमंग सिंघार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव याचिका में जाइए, यानी हाईकोर्ट में चुनाव याचिका डालिए। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्य मंत्री कृष्णा गौड़ ने कहा कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा स्वागत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका की व्याख्या करी कि क्या हम हमारे क्षेत्र में आती कि नहीं, हम सुन सकते कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले भी इस प्रकार का केस आया नहीं, इसीलिए उन्होंने चुनाव याचिका में जाने का कहा। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से का हम सब स्वागत करते हैं और सबको स्वागत करना भी चाहिए, क्योंकि किस प्रकार से कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का दोष हम पर मढ़ने का प्रयास किया, वो आज सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन कांग्रेस ने किस प्रकार से संवैधानिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके आपराधिक प्रकरण छुपाने का जो पाप किया था, उसकी वजह से उनके कैंडिडेट का नामांकन निरस्त हुआ। अच्छा, शुरुआत में हमने आपको बताया कि मीनाक्षी नटराजन को जो टिकट दिया गया था वो कई वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करके दिया गया था। उनमें से एक नाम एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का भी है, लेकिन अब तो वो मीनाक्षी नटराजन के बचाव में उन्होंने कहा सत्ता पक्ष तानाशाही कर रहा है। तो भाजपा के नेता और प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी हार को स्वीकार ही नहीं करती है। जो फॉर्म में क्लाज ही नहीं है, उस क्लाज को डालने के लिए इस तरह के रिटर्निंग ऑफिसर ने अपराध किया। ये अपने आप में लोकतंत्र की जो समाप्ति की ओर राहुल गांधी जी आवाज उठाते हैं उसको बल देता है। और एक राज्यसभा सरपंच और जनपद में जैसा चलता था वैसा अन्य राज्यसभा में कर दिया। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि हम तानाशाही की ओर जा रहे हैं और कोई रोक नहीं सकता। अब कांग्रेस पार्टी क्या कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन रखेगी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेगी, अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बताएगी? ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी हार स्वीकार नहीं सकती, संवैधानिक संस्थाओं पर सुपारी लेकर बोलती है। कितना इन्होंने माहौल बनाया इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, अब सब कुछ जो है प्रोपेगेंडा निकला। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी उनकी इस याचिका को। तो आपने ये जो तमाम बातें सुनी, इससे आपको एक बात तो पता चल गई होगी कि कांग्रेस जो है वो दूसरों पर दोष मढ़ रही है। चुनाव आयोग दोषी है, रिटर्निंग ऑफिसर दोषी है, अदालत दोषी है, बीजेपी दोषी है, केंद्र सरकार दोषी है, मध्य प्रदेश सरकार दोषी है, ना जाने कितने। लेकिन ना सिर्फ बीजेपी, सपा के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को भी थोड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सोचनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस अपनी गलती का क्या ठीकरा दूसरों के सर पर फोड़ रही है। आज राष्ट्रमंच में इसी बड़े विषय पर बड़ी बहस करेंगे, लेकिन पहले राष्ट्रमंच के कुछ सवाल आपको बता देते हैं। सबसे पहला सवाल, मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा उम्मीदवारी क्यों हुई खारिज? हम आपको बताएंगे कि क्या वो टेक्निकल मामला था जिसकी वजह से उनकी उम्मीदवारी खारिज हुई। दूसरा सवाल कि रिटर्निंग ऑफिसर से लेकर चुनाव आयोग तक ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है? कांग्रेस सब जगह गई, क्या कुछ कहा गया है? और तीसरा सवाल कि सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ आखिरकार कहा। चौथा सवाल कि मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक कांग्रेस इस राज्यसभा चुनाव के दौरान कहां-कहां चूकी।
और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि कांग्रेस की रणनीतिक गलतियों के लिए कोई दूसरा कैसे जिम्मेदार हो सकता है, जिसकी कोशिश कांग्रेस कर रही है। आज इन्हीं सवालों पर करेंगे राष्ट्रमंच पर पड़ताल, और इसके लिए हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। आरपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, यहीं स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत। अशोक यादव जी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत। दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के समर्थन में मजबूती से बातें रखते हैं। दुष्यंत सर नमस्ते। अनुराग वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, यहीं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और क्योंकि ये मामला कानूनी पेचीदगी वाला वही मामला है, इसीलिए उन धागों को, पेचीदगियों की उन धागों को सुलझाने के लिए डीके दुबे जी, कानूनी विशेषज्ञ, यहीं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और जाहिर सी बात है कि इस पर राष्ट्रमंच में जो हम बड़ी बहस करेंगे, तो सबसे पहले कानूनी पहलू को ही समझेंगे। सीधे डीके दुबे जी के पास छोटी सी टिप्पणी कर दूं, कर दीजिए। बिल्कुल उनका हक है। जी जी जी, बिल्कुल। असल में मैं देखता हूँ कांग्रेस वाले वोट चोरी, सीट चोरी, ये सब बताया, उदित राज ने बोला है। हाँ, ये लगातार बोलते हैं ये। हाँ, तो असली बात नहीं करते ये। हाँ, कि इनकी बुद्धि चोरी हो गई है। अच्छा। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने बताया ना अभी कि अगर आप एक पेपर नहीं पूरा ढंग से भर सकते, हाँ, तो उसमें क्या कह सकते हैं? नहीं, लेकिन पेपर भरने में तो झारखंड में भी कमी रही थी, लेकिन वो सुधार लिया गया। नहीं, ठीक है, एक मिनट पेपर भरने में झारखंड में कमी रही थी। पेपर सिग्नेचर में और पेपर में ये बताने में कि मैं किसी कानूनी शिकंजे में फंसी, ये दो बातें अलग अलग हैं। तो ये सरासर केस, सरासर दुष्यंत जी एक सेकंड, आप ये सरासर केस ये सरासर केस बुद्धि चोरी का है, ना कि वोट चोरी ना सीट चोरी का। देखते हैं किसकी क्या चोरी हुई है। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, आप भी एक लाइन बोल लीजिए, अगर आरपी सिंह सर ने बोला है, आप भी एक लाइन बोल लीजिए, फिर कानूनी पहलू। आप ऐसे मत बोलिए। हाँ, बोलिए सर। दुष्यंत नागर सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक लाइन बोल लीजिए, फिर कानूनी पहलू पर मैं जाऊंगा। देखिए जी, मैं ये कहना चाहता हूं, ये एक प्राइवेट कंप्लेंट के आधार पे पूरा केस बनाया गया है, जो कि सुश्री मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ नहीं है। वो एक कार्यकर्ता ने डाली है और उन्होंने इन पे आरोप लगाया है कि भाई इन्होंने राज्य प्रभारी होने के नाते बड़े सम्मान के साथ कार्रवाई नहीं बड़े करी। सम्मान के साथ उसकी पूरी पड़ताल रिटर्निंग ऑफिसर, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने कर ली है। बताना चाहता हूं दुष्यंत सर, बड़े सम्मान के साथ उस पूरे मामले के मेरिट की सुनवाई रिटर्निंग ऑफिसर, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है। सर कर चुकी है ना। आता हूं मैं, आता हूं। कानूनी पहलू थोड़ा समझ ले। बुद्धि चोरी पे कुछ बोल देते हैं। रुक जाइए, बुद्धि चोरी पर भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन पहले डीके दुबे जी जो बात अभी वो कह रहे थे, देखिए जो चूक हुई, जो जनप्रतिनिधित्व कानून है अपने यहाँ, ये मामला सीधे सीधे उसी से जाकर जुड़ता है, 1951 का जो कानून, और उसके बाद उसमें जो भी बाद में संशोधन हुए होंगे। लेकिन जो जिस तरह से ये मामला रिटर्निंग ऑफिसर के पास गया, चुनाव आयोग के उससे मिले कांग्रेस के लोग, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन छोड़ के अगले दिन का डेट दिया, और फिर फाइनली कहा कि अब इस मामले में चुनाव याचिका दायर करनी पड़ेगी, वो भी हाई कोर्ट में जाकर। वो ऑप्शन, वो विकल्प आपके पास खुला हुआ है। तो पड़ताल तो पूरी हुई, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। डीके दुबे जी, देखिए ये जो चुनाव है, चुनाव के विषय में मुकदमे का एक प्रोसीजर है, ठीक, और उसमें रिट ज्यूरिडिक्शन अप्लाई नहीं होता। आर्टिकल 239 ने सीधा प्रोहिबिट किया है कि ड्यूरिंग द इलेक्शन देयर में नॉट बी एनी इंटरवेंशन ऑफ द जुडिशरी। यानी कि जुडिशरी का मतलब ये नहीं है कि लोअर जुडिशरी, जुडिशरी का मतलब सुप्रीम कोर्ट तक, ठीक है, कोई भी इंटरवीन नहीं कर सकता। आपको याद है ये एसआईआर का मामला, चुनाव के दौरान कितने लोग सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने हर बार कहा कि देखो हम अगर कुछ गड़बड़ी आपकी प्रोसीजर में है वो कर सकते हैं, चुनाव के दौरान हम इंटरवीन नहीं कर सकते, हमारे पास पावर ही नहीं है। अब आप कहते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर ने कोई डिसीजन ले लिया, कुछ भी डिसीजन ले लिया, अच्छा लिया, खराब लिया, सही था, गलत था, तो उसका प्रोसीजर यह है कि आप चुनाव पिटीशन डालेंगे, क्योंकि प्रोहिबिटेड है, कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं कर सकता। तो जब सुप्रीम कोर्ट आए तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधी सी बात कही कि भाई देखो, इलेक्शन स्टेट के लेवल पर इलेक्शन हो रहा है और उस इलेक्शन में स्टेट हाई कोर्ट में चुनाव पिटीशन जाएगी और चुनाव पिटीशन में इसकी सुनवाई होगी, मेरे पास इसका जुरिडिक्शन नहीं है। ठीक, चुनाव पिटीशन जब डिसाइड हो जाएगी हाई कोर्ट के द्वारा,
उसके बाद एसएलपी कोर्ट आएगी, सुप्रीम कोर्ट तब सुनेगा कि भाई नीचे सही किया है गलत किया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन ही नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधी सी बात कही कि रिटर्निंग ऑफिसर के डिसीजन को चुनाव पिटीशन के माध्यम से चैलेंज किया जा सकता है और आप हाई कोर्ट जाइए, वहां उसको चैलेंज करिए। ठीक है, यही व्यवस्था दी है और बड़ी स्पष्ट तौर पर बिल्कुल आपने सही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी ये हमारा मामला ही नहीं बनता है कि हम इस पर कुछ सुनवाई करें, क्योंकि जो कानून है, जो प्रावधान है, उसके मुताबिक अब अगर किसी तरह की गड़बड़ी आपको लगती है तो आप चुनाव याचिका दीजिए और उसके बाद हाई कोर्ट से होते हुए आइए और आगे चल करके अगर नौबत आती है तो सुप्रीम कोर्ट भी आइए। लेकिन जब ऐसी तस्वीर साफ है दुष्यंत नागर सर, तो आप किस बात पर आपत्ति दर्ज करा रहे थे कि रिटर्निंग ऑफिसर ने गलत किया या क्या किया, बताइए। बिल्कुल, देखिए जी, रिटर्निंग ऑफिसर ने गलत इसलिए किया है क्योंकि मीनाक्षी नटराजन जी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, कोई चार्जशीट दर्ज नहीं है, दाखिल नहीं हुई है। जो केस बताया जा रहा है वो एक कार्यकर्ता ने, जो ये आरोपी भी उसमें नहीं है, इनके ऊपर सिर्फ इतना आरोप है कि इन्होंने अनुशासनहीनता की कार्रवाई उस कार्यकर्ता के ऊपर नहीं की क्योंकि ये राज्य की प्रभारी थी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अनुशासन समिति अलग होती है, वो राज्य की इकाई होती है। जो प्रभारी होते हैं उनको अधिकार नहीं है किसी कार्यकर्ता को निष्कासित करने का या उनके ऊपर कार्रवाई करने का। ये मैं संविधान के हिसाब से बता रहा हूं। दुष्यंत सर, मुझे एक बात बताइएगा। देखिए, मीनाक्षी नटराजन जी से अपना पर्चा दाखिल करने में चूक हुई या नहीं हुई, इसकी पड़ताल कितने स्तरों पर हो गई, बताइए। रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर मान लिया, थोड़ी देर के लिए मान लिया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने गलत फैसला दे दिया। उसके बाद चुनाव आयोग आई कांग्रेस, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन सुनवाई हुई। इसके बावजूद आपका यह तर्क कहां ठहरता है? उसके बावजूद आपका यह तर्क कहां ठहरता है कि जिस नोटिस के बारे में मीनाक्षी जी ने जानकारी नहीं दी, उस आधार पर उनका नामांकन खारिज नहीं हो सकता था? बताइए। श्रीमान जी, मेरा तर्क उसी तरह अडिग है जैसे अंगद का पैर। अच्छा, 2 बातें मैं बताना चाहता हूं। चाहे जितनी बार उखड़ जाए वो पैर, सुप्रीम कोर्ट में नहीं उखड़ सकता। सुप्रीम कोर्ट में नहीं, कांग्रेस के तो उखड़ गए ना, रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ, चुनाव आयोग के यहाँ, सुप्रीम कोर्ट में नहीं उखड़े। देखिए, बेईमानी कोई कर ले, उस बात की तो कोई इलाज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बेईमानी कर ली, फिर खुल के बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने बेईमानी कर ली। वही कह रहा हूं, बेईमानी फिर किसने किया? रिटर्निंग ऑफिसर ने, चुनाव आयोग ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी। पूरी भाजपा बेईमानी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में तो इस विषय के ऊपर भाजपा एक पार्टी है सर, भाजपा तो एक राजनीतिक पार्टी है ना। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रिटर्निंग ऑफिसर, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो इस मैटर के ऊपर, इसकी कानूनी वैधता के ऊपर सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तो जैसा दुबे जी ने बताया, उन्होंने कह दिया आप हाई कोर्ट जाइए। चुनाव आयोग ने यह कहा कि हम रिटर्निंग ऑफिसर के निर्णय में दखल नहीं दे सकते। इतना आसान नहीं है दुष्यंत सर, इतना आसान नहीं है। हमने देखा है कि जब केस में मेरिट होता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट आउट ऑफ द वे भी जा करके कंसीडर करता है और देखता है कि हाँ, इस केस में मेरिट है, तो सुप्रीम कोर्ट कम से कम स्थगन जरूर कर देता है। बहुत सारे मामलों में हमने देखा है ऐसा। चलिए, आप कानूनी विशेषज्ञ राय ले लीजिए मेरी बात के ऊपर, इनसे पूछ लीजिए क्या इसमें सुनवाई हुई या नहीं हुई। नहीं, सुनवाई जो हुई है वो तो हमें पता है। 2 दिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई, वो हमें पता है। मैं कानूनी विशेषज्ञ से ये आपको कहवा देता हूं, DK दुबे जी, जब कभी भी किसी केस में बहुत मेरिट दिखाई पड़ता है अदालत को, तो क्या आउट ऑफ द वे जाकर के भी सुनवाई करके स्थगन नहीं दिया गया इस देश में, सुप्रीम कोर्ट में? बताइए। देखिए, एक बात तो समझ लीजिए, अभी एक मामला तमिलनाडु का आया था और आपको याद होगा, 1 वोट से किसी, मतलब वो बैलेट था और बैलेट एक विधानसभा की जगह दूसरी विधानसभा पहुंच गया था, जिसकी वजह से वो हार गए थे। हाँ। वो तमिलनाडु हाई कोर्ट गया था और वहां पर भी यही सवाल आया था कि क्या इस पर रिट पिटीशन स्वीकार की जा सकती है या चुनाव पिटीशन ही आनी चाहिए। उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन स्वीकार कर ली थी, क्योंकि उसमें मेरिट दिखाई पड़ा। उनको मेरिट दिखाई पड़ा। इस केस में मेरिट नहीं दिखाई पड़ा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जब एसआईआर का मामला चल रहा था, अभी मेरिट आपके प्रोग्राम में मैं साबित करूंगा।
कोर्ट में नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट में साबित करना था। नहीं, लेकिन अरे एक भाई चीज मैं यहाँ साबित करूंगा, दुष्यंत जी की बात का एक मैं प्रश्न कर क्लैरिफिकेशन रहा हूं। में हाँ, दे दीजिए भाई मैं दुबे जी अच्छा आपसे दे एक रहे प्रश्न हैं, कर रहा कानूनी हूं। विशेषज्ञ डी के दुष्यंत जी दे रहे हैं clarification। एक चीज मैं सर आपको मैं आपसे एक सलाह मांग रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए, नहीं, खुल के मैं बोलिए। एक clarification पहले उनकी मांग को सुन लेते हैं। आप सम्मानित देश के व्यक्ति हैं, अच्छे अधिवक्ता हैं, कानून के जानकार हैं। फॉर्म 26 में क्या घोषित किया जाता है आप मुझे बता दीजिए। ठीक, आप डी के दुबे जी का जवाब सुनिए। FIR और चार्जशीट। ठीक जी नहीं, सुनिए मैं बताता हूं। ठीक, फॉर्म 26 करस्पॉन्डेंस आरपीए में 33 है, 33A। उसमें उसने सीधी सी बात कही है कि भाई या तो कॉग्निजेंस ले लिया हो या चार्जशीट या चार्ज फ्रेम कर दिया हो। इनकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन कॉग्निजेंस ले लिया गया हो इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी बीएनएसएस में परिवर्तन कर दिया। पिछले महीने का एक जजमेंट। ठीक है, मैं जजमेंट आपको कोट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आप मांगेंगे, मैंने प्रोनाउंस किया है कई चैनलों पर उस समय बोला, लेकिन उदाहरण के तौर पर जिस समय सीआरपीसी थी उसमें सेक्शन 200 का जब केस जाता था, यानी कि कंप्लेंट केस जाता था, तो सबसे पहले उसमें ये होता था कि कंप्लेनेंट को बुलाइए, उसके एविडेंसेस को बुलाइए, और एविडेंसेस को बुलाने के बाद तब कहीं प्रोसेस इशू होता था। प्रोसेस इशू करने के बाद यह कहा जाता था कॉग्निजेंस अब लेना है। ठीक, अभी बीएनएसएस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जिस समय आपने बुला लिया, आप प्री सुनवाई का एक नोटिस दीजिए, और जैसे ही आप उस पर सुनवाई करके गवाह बुलाना शुरू करते हैं जी, वैसे ही मान लिया जाएगा कि कॉग्निजेंस हो गया। ठीक, अब देखिए ये दोनों बातों में फर्क है। पहले गवाह बुलाने के बाद कॉग्निजेंस का ऑर्डर करता था। ठीक है, अभी क्या है, कोर्ट ने कहा कि अगर गवाह बुला लिया है आपने तो कॉग्निजेंस हो गया है, ये मान लीजिए। अब इस मामले में जो कंप्लेंट केस है नटराजन जी के खिलाफ, उस कंप्लेंट केस में उन्होंने गवाह बुला लिए हैं। ठीक है, अभी स्पेसिफिकली कॉग्निजेंस का ऑर्डर नहीं किया, लेकिन बीएनएसएस में ये कॉग्निजेंस मान लिया जाता है जैसे गवाहों को नोटिस जाता है। इसलिए मुझे लगता है रिटर्निंग ऑफिसर ने जिस समय ये डिसीजन लिया होगा उसने बीएनएसएस को ध्यान में रख के लिया, जबकि अभी तक का जो प्रेसिडेंट है वो सीआरपीसी से, और सीआरपीसी में अलग से होता था। मैं थोड़ी देर के लिए तो मैंने ये भी कह दिया कि मान लीजिए कि रिटर्निंग ऑफिसर से कोई भूल, कोई गलती, कोई चूक हुई, मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसी मेरिट पर चुनाव आयोग ने, उसी केस की मेरिट पर सुप्रीम कोर्ट ने 2-2 दिन सुनवाई की। मैं लौटता हूं। मुझे लगता है उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि कानूनी प्रावधान इस बारे में क्या है सर। लेकिन आरपी सिंह जी, आपने शुरुआत में ही कहा कि दरअसल बुद्धि चोरी हो गई है। बुद्धि कैसे चोरी हो गई है? क्या आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां से दिल्ली से वकील जाते हैं झारखंड के लिए कि 1 बजे तक वहां कोर्ट में जाना है, स्थानीय अदालत में? एक तो पहले मुझे लगता है कि यही केस अपने आप में है कि कांग्रेस वहां पर एक निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन खारिज करवाने के लिए अदालत चली गई, उसके बाद दिल्ली से वकील बुलाई, वकील यहां से चार्टर्ड फ्लाइट से निकल गए, चले गए, समय पर नहीं पहुंच पाए। चलिए ये तो उनके मैनेजमेंट का काम है, वो कितने एक्सपर्ट हैं, कितने ठीक ढंग से मैनेजमेंट करते हैं। आप लोग भी सिखा दीजिए, आप लोग इन मामलों में बड़े एक्सपर्ट हैं सर। नहीं, हम लोग 24 घंटे काम करते हैं। हाँ। मतलब 24/7 हम लोग काम करते हैं, और ये नहीं सोचकर काम करते कि तब उठेंगे अब उठेंगे। परंतु जो अभी दुबे जी ने कहा वो उतनी बात तो समझ में आनी चाहिए ना। इनके वकील शायद आज भी सीआरपीसी के हिसाब से चल रहे हैं, वो जो पहले आईपीसी के हिसाब से बीएनएस को नहीं समझ। हाँ, वो बीएनएस को समझ ही नहीं पा रहे कि दुनिया बदल गई है। अब वो बड़े बड़े वकील हैं इस मामले में कांग्रेस के पास ज्यादा बड़े बड़े वकील हैं। वकील हो परंतु आज भी वो, अरे भाई एक मिनट दुष्यंत भाई, मैं आप अपनी बात चाहूँ उसका आप जरूर कहिएगा। दुष्यंत भाई बोलिए। इलेक्शन कमीशन की एक इलेक्शन कमीशन इंडिया की एक हैंडबुक होती है, उसका चैप्टर 6 पैरा 10 पार्ट नंबर 13 में बड़ा स्पष्टता से कहा कि अगर फॉर्म किसी ढंग से भी इनकम्प्लीट है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब इसमें तो इसके आगे कोई बात ही नहीं है। अब आपके सिर्फ बोन ऑफ कंटेंशन रह गया, जो विषय रह गया वो ये रह गया कि वह एफआईआर, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं थी। अच्छा, अभी दुबे जी ने बताया कि एफआईआर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि एफआईआर तो सरकार, आपकी सरकार है ना तेलंगाना के अंदर, वो दर्ज ही ना करे, वो तो सरकार की मर्जी है, जितना मर्जी पुलिस पर दबाव बनाए वो दर्ज ही ना कराए। इसलिए तो कोर्ट का था। नहीं, कोई एफआईआर नहीं दर्ज करी, इसलिए वो कोर्ट गए। वो कोर्ट क्यों गए? क्योंकि एफआईआर दर्ज नहीं करी थी, इसलिए उनको कोर्ट जाना पड़ा कि आप निर्देश दें। कोर्ट ने निर्देश दे दिया। अब वो बीएनएस की जो नई धारा उसमें अगर निर्देश भी दे दिया तो आप उतने ही दोषी हैं। ये बात मूल बात है। अब
मैं वकील नहीं हूं, मेरी बिटिया जरूर वकील है, मैं अच्छा होता उसको ले आता तो बता पाती ज्यादा अच्छे ढंग से, पर दुबे जी ने आपको बड़ी स्पष्टता से सारी बात बता दी आपको। ठीक है, लेकिन आप ये भी जवाब दीजिए, एक मिनट, आप ये भी जवाब दीजिए। आपने कहा कि जब अपूर्णता रहती है तो खारिज हो जाती है, झारखंड में आपके समर्थित उम्मीदवार का तो खारिज नहीं हुआ। नहीं, मैं अपूर्णता मतलब आपने डॉक्यूमेंट पूरे भरे नहीं भरे, आपके कहीं आपने 100 सिग्नेचर करने हैं, मतलब मैंने खुद नॉमिनेशन भरा 4 बार, सिग्नेचर करने हैं, तो आपका सिग्नेचर कहीं एक जगह छूट जाए, ठीक है, वो भी अपूर्णता है, परंतु वो अपूर्णता ऐसी है जिसको वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। ठीक है, दुबे जी कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, ये जो अभी आरपी सिंह साहब बता रहे थे, कोर्ट के कॉग्निजेंस लेने के 3 तरीके होते हैं। एक तो वो एफआईआर दर्ज करके, एफआईआर जब हो जाए, एफआईआर के बाद जब चार्जशीट फाइल करती है पुलिस, तो उस पर वो कॉग्निजेंस लेता है। दूसरा, सीधा कंप्लेंट कोर्ट में जाती है, एफआईआर की जरूरत नहीं है, ठीक तो है, कोर्ट के पास जाती है और कोर्ट को लगता है सफिशिएंट मैटर है, इसमें एफआईआर की जरूरत नहीं है, तो फिर वो वहां कॉग्निजेंस ले लेती है। और अगर उसको लगता है कि इस पर और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो वहीं वो एफआईआर के लिए डायरेक्शन दे देता है। तो एफआईआर की डायरेक्शन देने के बजाय जब कोर्ट कंप्लेंट केस को एक्सेप्ट कर लेती है, तो वो वैसे ही काम करता है जैसे चार्जशीट फाइल होने पर होता है, तो वहां से भी कॉग्निजेंस लिया जाता है। और तीसरा तरीका ये, कोई ना एफआईआर हुई ना कंप्लेंट गई, कोर्ट ने अखबार पढ़ा और स्यू मोटो कॉग्निजेंस ले लिया, तो उसके कॉग्निजेंस कोर्ट को लेने के लिए जरूरी नहीं है कि एफआईआर हो, जरूरी नहीं है कि कंप्लेंट हो, उसके पास सूचना पहुंच गई, सफिशिएंट है, इस मामले में वो कॉग्निजेंस ले सकता है। इसीलिए हमने सबसे पहले, हाँ जोड़ दीजिए, एफआईआर के बाद क्या होता है, कोर्ट प्रोसीडिंग होती है ना। एफआईआर का नहीं, एफआईआर का नेक्स्ट स्टेप क्या, कोर्ट प्रोसीडिंग है ना। अब यहाँ पर कोर्ट ने सीधा प्रोसीड कर लिया, क्योंकि आपने एफआईआर नहीं दर्ज करी, अपने दबाव के चलते आपने एफआईआर नहीं दर्ज होनी थी, इसलिए कोर्ट ने सीधा कॉग्निजेंस ले लिया। ठीक है, हमने ज्यादा से ज्यादा कानूनी पहलुओं को स्पष्ट करने की कोशिश की, राजनीतिक पहलू पर अब आएंगे। हमारे साथ अशोक यादव जी भी हैं, सपा के प्रवक्ता। सपा के एक नेता ने बोला भी कि कांग्रेस को अपनी जिम्मेदारी देखनी चाहिए, दूसरों पर जिम्मेदारी थोपते हैं। अनुराग वर्मा जी भी हैं, उनसे भी जरा पहलू समझेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, सभी लोग बने रहिएगा राष्ट्रमंच पर। एक छोटा सा ब्रेक। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने ना टूट जाए, आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। छोटा टाउन बिग आइडियाज, कॉलेज से ही स्टार्ट कर दिया था। बीच में मुश्किल मिला तो स्किल भी मिला, बड़ा ऑर्डर्स मिला तो बड़ा रिलैक्सेशन भी मिला। फोन ही बन गया मार्केट, मीटिंग प्लेस और बैंक। कभी कभी सोचती हूँ कि 0 से स्टार्ट किया था और आज स्टार्टअप बन गई हूँ। पर नो चिल, हाँ अभी तो यूनिकॉर्न बनना है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, 0 इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत है ब्रेक के बाद। DD न्यूज पर आप देख रहे हैं राष्ट्रमंच पर बड़े विषय पर बड़ी बहस। आज बड़ा विषय है कि कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में खुद ही चूक कर क्या दूसरों पर इल्जाम लगा रही है। सीधे चलते हैं इस समय अशोक यादव जी के पास। अशोक यादव जी, आपकी पार्टी के एक नेता ने कहा कि भाई ठीक है, बीजेपी की कोशिश हो सकती है कि वो सारी सीटें जीत ली, लेकिन कांग्रेस की भी जिम्मेदारी बनती है, अपनी जिम्मेदारी देखनी चाहिए। हमने कहां से चूक किया, इस तरह से जो है जब आप इस तरह के मामलों की जानकारी नहीं देंगे और आपकी उम्मीदवारी खारिज हो जाती है भोपाल में, उधर झारखंड में आप जो है दूसरे की उम्मीदवारी खारिज करवाना चाहते हैं तो चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली से वकील नहीं पहुंच पाते हैं। ये तो जाहिर सी बात है, सपा भी चुनाव लड़ती है, सपा कम से कम सपा में ऐसे मामले नहीं दिखाई पड़ते। देखिए लालचंद जी, बड़ा स्पष्ट है कि अभी आरपी जी बोल रहे थे कि चुनाव आयोग के रूलिंग का हवाला देते हुए उन्होंने बोला कि कोई भी अगर फॉर्म इनकम्प्लीट है तो चुनाव आयोग उसकी जो कैंडिडेटशिप को खारिज कर सकता है। लेकिन उसके नीचे, जैसे प्रोडक्ट कोई आप खरीदते हैं उसके नीचे लिखा रहता है छोटा छोटा शर्तें लागू। अच्छा। वो शर्तें लागू है कि ओनली फॉर अपोजिशन। ये शर्तें भाजपा के कैंडिडेट पे नहीं लागू होती है, ये ओनली फॉर अपोजिशन, विपक्ष के प्रत्याशियों के लागू होती है। अच्छा। लेकिन चुनाव आयोग के पास
चुनाव आयोग के पास आपको लगता है कि खेल यहां पर हुआ है ना? ये लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई रत्ती भर शक नहीं है। आपने 2-3 बार यहाँ पर झारखंड की बात कही, लेकिन उसको बाईपास कर दिए आरपी सिंह जी। आपको मैं तारीफ करूंगा आपकी, आपने कम से कम इस बात को बोला, लेकिन आरपी सिंह जी बड़े चालाकी से उसको बाईपास कर गए। बाईपास क्यों? मैंने तो कहा उसके बारे में भाई साहब। मैंने तो वो सवाल उठाया जो आप लोग उठा रहे हैं, मैंने वो सवाल उठाया दिया आपको जी। हाँ जी जी, मैंने वो सवाल, लेकिन यहाँ पर एक बात अशोक भाई, क्योंकि आपके एक नेता कह रहे थे, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने आरपी सिंह जी को बोला कि थोड़े से टिप्स कांग्रेस को दीजिए कि कैसे मैनेजमेंट किया जाता है इस मामले में। भाई आप लोग भी ठीक हैं, आप तो कम से कम सहयोगी, आप तो दे सकते हैं कांग्रेस को टिप्स कि ऐसे मैनेज करो। नहीं देखिए, ऐसा है कि भाजपा की टिप्स अगर जो भी दल ले लेगा वो इस लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाएगा। अगर इनसे टिप्स लेने लगेंगे हम लोग, तो वोट चोरी कैसे की जाती है ये भी टिप्स देंगे हमको। राम मंदिर में चंदा चोरी कैसे की जाती है ये भी टिप्स हमको देने लगेंगे। भैया ऐसी टिप्स हमें नहीं। सीधा मायावती जी को जाकर उनके गेस्ट हाउस में जाकर पीट दो, वो ठीक है। वो टिप्स भी दे देते ना आप लोगों को कि कैसे गुंडागर्दी करते थे आप। हमको इस देश के लोकतंत्र में विश्वास है कि सरकारें आती जाती रहती हैं, वाजपेयी जी ने कहा था, लेकिन इस देश का लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। आज भाजपा की तभी मायावती जी को गेस्ट हाउस में जाकर सरकार होनी चाहिए। अच्छा, इनका वाला टिप्स नहीं दीजिए, आप अपना वाला ही टिप्स दे दीजिए। आप लोग चुनाव में कैसे प्रबंधन करते हैं? कांग्रेस का कई जगह चूक गई, तभी तो ये झटका लग रहा है, झटके पे झटका। अरे ये बताइए लालचंद जी, उपचुनाव का प्रबंधन समाजवादी पार्टी का आपने देखा, जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, लेकिन हमारे सारे प्रबंधन पर जो बुलेट और बंदूक आपने देखा ना, पिस्टल ताना हुआ वो इंस्पेक्टर को। हमने चुनाव आयोग में कितनी याचिकाएं दी, हमारे पार्टी से 27,000 के लगभग एफिडेविट चुनाव आयोग में जमा हुआ, एक तो सुनवाई नहीं हुई। अशोक जी, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये सारे मुद्दे बिहार में, पश्चिम बंगाल में, सब जगह ये मुद्दे उठ करके किनारे हो चुके हैं। अनुराग वर्मा जी, मैं एक छोटा निवेदन कर लीजिए, छोटी टिप्पणी कर लीजिए। फिर भाई साहब, एक चुनाव आयोग का प्रोसीजर 45 दिन के अंदर करना होता है, जो एप्लीकेशन लगानी होती है। बिल्कुल। आप अगर 46वें दिन, 47वें दिन या 146वें दिन या 6 महीने बाद उठकर करेंगे, आप 18,000 छोड़ 20,000, 1,20,000 एफिडेविट जमा कर दीजिए। 45 दिन तक वो दरवाजा खुला रहता है। टाइम फ्रेम के अंदर सबमिट किया था याचिकाएं आरपी सिंह जी, टाइम फ्रेम के अंदर, टाइम फ्रेम के बाहर नहीं गए थे हम लोग। ठीक है। चलिए, मैं जरा अनुराग वर्मा जी को लाता। अनुराग वर्मा जी, इस मामले में क्या कांग्रेस ये कोशिश कर रही है? देखिए, पहले क्या सवाल उठा, अगर मीनाक्षी नटराजन के केस को लीजिए, याद है ना, विधायक जो है वो बेंगलुरु की फ्लाइट पर बैठ चुके थे, उसके बाद आया कि भाई नामांकन ही खारिज हो गया, अब बेंगलुरु रिजॉर्ट में जाके क्या करना, सब लोग फिर अपना जो है बैग लेकर के वापस गए विधायक। लेकिन ये नौबत क्यों आई थी? दिग्विजय सिंह जी के रहते, कमलनाथ जी के रहते ये नौबत क्यों आई थी? और इस तरह का प्रबंधन कांग्रेस का क्यों कि ये करना पड़ा और फिर अंततः नामांकन तक खारिज हो गए? अनुराग जी, और फिर अब दोष जो है वो दूसरों पर मढ़ने की कोशिश हो रही है। लालचंद जी, कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको दुश्मनों की जरूरत बाहर से है नहीं। उनके पास अपने बहुत हैं। अपने उन्होंने पिछले बहुत सालों में बहुत बना लिए हैं और उनको खूब पल्लवित पोषित किया है उन्होंने, अब वो उनको ही नुकसान कर रहे हैं। देखिए, इसमें एक चीज और भी है, दुश्मन अगर कोई बनता है, देखिए राजनीति में हर आदमी अपनी महत्वाकांक्षा से आया है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश ने बड़े नेताओं को दिया है। अगर उनको दरकिनार करके आप कहीं से आयात करते हैं तो वहां पे अनरेस्ट होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। एक चीज इसमें और भी बड़ी स्पष्ट है कि जैसे एक समय में इंदिरा गांधी जी के टाइम पे होता था, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे होता था, राजीव जी के भी टाइम पे हुआ कि वो जिसको भी पिक किया बस ये आज से ये है। मैं इसी पहलू पर आने वाला, वो समय अब जा राहुल चुका है। गांधी की पसंद बताई जा रही थी मीनाक्षी जी। अच्छा, मीनाक्षी जी का प्रोफाइल हम जानते हैं, वो लोग नटराजन जी का प्रोफाइल ही सिर्फ इतना है कि वो राहुल गांधी जी की पसंद है, राहुल गांधी जी ने उनको, राहुल गांधी जी को उनकी कार्यशैली पसंद है। ये किसी का योग्यता सिर्फ ये नहीं हो सकती कि एक व्यक्ति उनको की नजर में वो अच्छा कैंडिडेट है। नहीं अनुराग जी, फिर यहां सवाल ये भी उठता है कि क्या राहुल गांधी की पसंद का, एक मिनट आ रहा हूं, आप ही के पास आऊंगा, राहुल गांधी की ऐसी पसंदीदा उम्मीदवार का सम्मान मध्य प्रदेश में बड़े नेताओं और विधायकों ने नहीं किया, ये सवाल यहीं से उठ रहा है। देखिए, आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या ये, देखिए आज अभी जो ममता बनर्जी की पार्टी टूटी, इसके पहले मतलब जितने क्षेत्रीय दल हैं वो सारे एक के बाद एक टूट गए। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब
टॉप लीडरशिप लोगों के दिल की बात को नहीं समझती, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती और अपनी बात चलाने की कोशिश करती है, तो इसी तरह से टूट होती है। तो असली संकट क्या यहीं पर है दुष्यंत नागर जी? यही है असली संकट कांग्रेस का। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, अनुराग जी को पूरी तरह से जानकारी नहीं है। आप बता दीजिए। मीनाक्षी जी का जन्म भोपाल में हुआ है, शिक्षा उन्होंने वहां से ग्रहण करी है, छात्र संघ की अध्यक्ष वो मध्य प्रदेश की रही है, मंदसौर से सांसद रही है। भैया वो आयातित नहीं है, उनका मूल स्थान मध्य प्रदेश है। और जिन लोगों को इग्नोर किया गया दुष्यंत भाई, क्या वो मध्य प्रदेश के नहीं हैं? दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, जो स्टॉलवॉर्ट हैं, बड़े बड़े नेता, जीतू पटवारी, मतलब क्या उनसे बड़ा कद है? दुष्यंत जी, सिर्फ पार्टी के समर्थन करने के लिए समर्थन मत करिए, सिर्फ समर्थन करने के लिए प्लीज समर्थन मत करिए। बोलिए बिल्कुल, मुझे बोलने दीजिए। मैं समक्ष आपके समक्ष सच्चाई रखना चाहता हूं। जरूर। श्रद्धेय दिग्विजय सिंह जी ने स्वयं कहा है कि अगली पीढ़ी को आप मौका दीजिए, उन्होंने मना कर दिया चुनाव लड़ने से। दिग्विजय सिंह जी, ये सच्चाई है, उनका बयान है। मैं अभी आपके सामने प्ले कर कमलनाथ जी का। दिग्विजय सिंह जी हमारे सम्मानित हैं। दिग्विजय सिंह जी के लिए हम युवा पीढ़ी के सभी लोग, उनके लिए कुछ काम आ सके, हम लोग खड़े रहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी कोई आदेश तो दिग्विजय सिंह ने अभी एक सेकंड दुष्यंत जी, दिग्विजय सिंह जी ने अभी हाल में एक सलाह दी थी कांग्रेस की लीडरशिप को, उसको भी मान लेना चाहिए क्या? कि मतलब आरएसएस से कुछ सीखना है, अनुशासन सीखना है, ये आपको ये उल्लेख करना चाह रहे हैं आरपी सिंह जी कि भाई आरएसएस से अनुशासन सीखना चाहिए। उसमें तो पूरे कांग्रेस में तिलमिलाहट हो गई थी। बिल्कुल। तब क्या बोला था दिग्विजय सिंह के ऊपर, क्या टिप्पणी करी गई थी दिग्विजय सिंह के ऊपर, और राहुल गांधी ने क्या कहा था दिग्विजय सिंह को लेकर तब? देखिए, लेकिन मूल बात आज ये है, मूल बात यही है कि आप कह रहे दिग्विजय सिंह वाली लिए श्रद्धेय हैं, आदरणीय हैं, वो आदर कहा गया था जब उन्होंने कहा था कि आरएसएस से सीख लेनी चाहिए डिसिप्लिन के मामले में, बढ़ाना चाहती है। तो तब राहुल गांधी ने क्या टिप्पणी करी थी उनको लेकर? मैं बोल दूं क्या? नहीं, पूरा पश्चिम बंगाल की राजनीतिक घटनाक्रम को देख लीजिए, किस तरह से वहां पे टीएमसी को तोड़ने का एक काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल वाला एपिसोड मत खोलिए, क्योंकि उस पर अगर चला जाऊंगा ना तो बिल्कुल हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कई घंटे तक फिर बस होने लगे। अच्छा, एकमात्र विधायक था आपका पश्चिम बंगाल में सागरडीह से बड़ियान विश्वास, उसको ममता बनर्जी ले गई थी अपने साथ। एपिसोड को आज नहीं खोलना चाह रहा हूं। ले गई थी मेघालय में, पूरी की पूरी कांग्रेस ममता बनर्जी ले गई थी अपने साथ, गोवा के अंदर पूरी की पूरी कांग्रेस ले गई थी ममता बनर्जी अपने साथ। देखिए, तब नहीं क्यों हुआ आपसे एक बार भी? इसका एक आत्मीय रिश्ता है, उन्होंने पूरा जीवन की राजनीतिक शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की। तभी तो पूरी कांग्रेस पार्टी ले गई वो मेघालय में, और तभी पूरी की पूरी कांग्रेस को खत्म कर दिया बंगाल से, और कहा कि दो सीटों की है, 2 सीटें लड़ो नहीं तो जाओ। अंग्रेजों ने भी प्रयास किया, बहुत लोगों ने कांग्रेस को खत्म करने का प्रयास किया, कांग्रेस खत्म नहीं होती। नहीं दुष्यंत जी, बाहर वाले कांग्रेस को खत्म नहीं करेंगे, आप लोग खुद ही खत्म कर लेंगे। आपको जरूरत नहीं है बाहर वालों की खत्म करने के लिए, आपके अपने ही नेता सफिशिएंट है पार्टी को खत्म करने के लिए। देखिए, और ये तो राहुल गांधी खुद कह चुके हैं, हम छोड़ो, राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि मेरे यहाँ भीतरघात है। दुष्यंत जी, आप लोग स्वीकार नहीं करते, आप स्वीकार नहीं करते। हमारे यहाँ गांधी जी के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, सच्चाई स्वीकार कर लेते हैं। नहीं, राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैंने भीतरघात है यार, कम से कम यही क्रेडिट मिल जाए कि भाई सच्चाई स्वीकार करते हैं, यही क्रेडिट कम से कम मिले। अशोक यादव जी, क्या दूसरों पर दोष मढ़ना, क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक है, एक राजनीतिक पार्टी, विपक्षी पार्टी के तौर पर सपा भी, जाहिर सी बात है कि कुछ जिम्मेदारी वो सत्ताधारी पार्टी को देने की वो लोकतंत्र में जरूरी है, लेकिन सपा की जो अपनी प्लानिंग है, जो अपनी रणनीति है, उसमें सपा किसी दूसरे के भरोसे तो नहीं रहती। उसमें सपा ये तो नहीं कहती कि भाई हमने तो ये किया लेकिन उन्होंने ये हमारा खेल बिगाड़ दिया। सपा की प्लानिंग तो बिल्कुल सही होती है। ऐसे मामले में क्या कांग्रेस, जो आपके विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी अलाइज है, ये बात अलग है कि 8 जून की बैठक में क्या कुछ आपने सुनाया इनको, वो मैं अभी यहाँ नहीं बोलूंगा, लेकिन आपकी सबसे बड़ी गठबंधन पार्टनर है, उसमें सुधार तो जरूरी है ना। और मुझे याद है अखिलेश यादव जी का एक बयान, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा से अगर राजनीतिक चुनावी लड़ाई लड़नी है तो भाजपा जैसे बन करके लड़ना पड़ेगा। वो वादी बात जो कि अखिलेश यादव जी समझते हैं, क्या कांग्रेस की समझ में चूक हो रही है? अशोक जी।
नहीं देखिए लालचंद जी, किसी पार्टी की समझ में चूक नहीं हो रही है। समझ में चूक सिर्फ और सिर्फ हमारी एजेंसियों की समझ में चूक हो रही है। जो एजेंसियों की जिम्मेदारी थी चेक एंड बैलेंस बनाने की, हमारे लोकतंत्र को जीवंत रखने की, वो एजेंसियां कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की अधीन होकर के काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट भी आरपी सिंह जी पूछ रहे हैं क्या सुप्रीम कोर्ट भी अधीन हो गया है क्या? की चीजें हो रही जी। आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि नहीं है? देखिए हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, बात यहाँ पर चुनाव आयोग की हो रही है। बात यहाँ नहीं अशोक जी, अगर आपको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है तो आप चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं कर देते हैं? ये भी एक सवाल है। बहुत अच्छा आप चुनाव का बहिष्कार कर दीजिए जब आपको पता है कि आप हारने जा रहे हैं। अनुराग जी 37 सांसद। देखिए अनुराग जी मतलब कहा सबसे बड़ा इतना बड़ा दल, अगर आपको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है तो आपने कितनी बार उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई है? आपने आपके पास लोकसभा में कितने कैंडिडेट हैं? 37 सांसद है भाई। 37 सांसद तीसरे नंबर की पार्टी है, विपक्ष में दूसरे नंबर की। भाई साहब 80 में 37 को छोटा मोटा नंबर नहीं होता है। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग में इन्हीं एजेंसियों, इन्हीं संस्थाओं की बदौलत 37 सीटें हैं अशोक जी। नहीं 37 नहीं, हम लोग कम से कम 50 सीटें जीतने जा रहे थे। ये चुनाव आयोग की बेईमानी की वजह से 37 सीट पे हम लोग अटक गए। अगर चुनाव आयोग ने बेईमानी करनी थी तो साहब आपको 3 पे ले आता, आपको 37 पे क्यों छोड़ा? पे क्यों रोका? देखिए ऐसा है किसी की आंख में सीधे उंगली आप घुसाएंगे तो दिक्कत होगी। नहीं दिक्कत क्या है जब सारी एजेंसी आप बता ही रहे हैं। अनुराग जी अशोक जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग और एजेंसियों ने हमारी सीट कम तो की, लेकिन ये देख लिया कि 37 के आसपास रहने दो। अरे 37 बहुत बड़ा नंबर है भाई। 37 देखिए ऐसा है अनुराग जी, जो स्थिति थी 70 आने वाली थी वो भारतीय जनता चलिए दुष्यंत जी आपने 90 नहीं बताई, 80 में से, वो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको साधुवाद देता हूं इस बात के लिए। क्या क्या बोल रहे थे? 80 में से 80 लेना। धन्यवाद। देखिए ऐसा है, देखिए लालचंद जी, दुष्यंत जी आप इनको कह रहे हैं 80 में 80 जीतने के लिए, और पूरी कांग्रेस 99 सीटें जीत करके ऐसे जश्न मना रही थी जैसे पूरी चुनाव जीत गई हो। देखिए जी, कांग्रेस पार्टी की 180 से ज्यादा सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश अधिकांश सीटों पे इन्होंने गड़बड़ी करी। अयोध्या में देखे होते अधिकांश सीटों पे इन्होंने अच्छा तो दुष्यंत जी 99 सीटों पे सेलिब्रेशन क्यों हो रहा था? मैं वही कह रहा हूं। और कैसा सेलिब्रेशन? सुप्रिया जी का, अनुराग जी वो डांस करते हुए आज तक सबको याद है। वायरल है वो, वायरल है पूरा। हो रहा था उस वक्त 300 के आसपास सीटों पे कांग्रेस वायरल है वो, ऐसे करके डांस हो रहा था। 300 से अधिक सीटों पे कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी। वो सेलिब्रेशन की वो दृश्य तबके हैं और किसी भी पार्टी को अपनी जीत पे सेलिब्रेशन करने का अधिकार है। इलेक्शन का रिजल्ट आने को लगभग हो गया था, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो वीडियो है जो वायरल है। लालचंद जी मेरी बात सुनो भाई साहब, 12 बजे के बाद में परिस्थितियां बदली हैं। आप समय का उस दिन अशोक जी आपके सहयोगी कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक जी बोलिए अशोक। स्वागत है अशोक जी। मैं दो एग्जाम्पल दूंगा लालचंद जी। पहला एग्जाम्पल अयोध्या का, आप अयोध्या में देखिए जो इनकी पूरी मतलब केंद्र था चुनाव का, पूरे देश के जो चुनाव का केंद्र था, वहां पर इनकी पराजय होती है। और दूसरी पराजय देश के उसके बाद विधानसभा सीट कैसे बीजेपी जीत गई? जो सबसे बड़े महामानव माननीय मोदी जी, उनको काशी में 3,26,000 वोट कम पड़ गए। तो आप समझ सकते हैं में क्या हुआ? कितना जनाक्रोश था भाजपा के खिलाफ। पूछ रहे हैं कि कुंदरकी जहां जो अल्पसंख्यक बाहुल सीट है वहां क्या हो गया? आरपी सिंह जी कह रहे हैं वो क्या हो गया? और ये भी बताइएगा अयोध्या में बाद में जो एक सीट पर विधानसभा चुनाव हुआ, क्या हुआ? अयोध्या की विधानसभा सीट है वो। यही बारे में मैं बोल मुझे अवसर दीजिए लालजी बोलने। आ रहा हूं दुष्यंत नगर जी आऊंगा। किस तरह से लूटे गए उपचुनाव, कैसे लूटे गए भाजपा के द्वारा, अच्छा, ये किसी में छुपा नहीं है। ये तो सारा फुटबॉल वीडियो फुटेज में पता है। लूटे गए उपचुनाव, आप लोगों ने अरे आप ये क्यों नहीं बताते कि आपने बंगाल को पार्टी को आपने उपचुनाव में भीड़ डालने से मना कर दी थी। तो भारतीय जनता पार्टी भारतीय लुटेरी पार्टी है, ये लूटने में विश्वास करती है। इसको लोकतंत्र लूटना है, इसको पीडीए का आरक्षण लूटना है, इसको संविधान लूटना है, इसको भगवान राम का खजाना लूटना है। भाजपा को सब कुछ चाहिए, वो भगवान राम को भी लूट लेगी, लोकतंत्र को लूट रही है, पीडीए का आरक्षण लूट रही है। तो ये लुटेरी पार्टी है। आप लोग किसी को छोड़ेंगे थोड़ी ना। आपका इलाज सिर्फ जनता के पास है। जनता जिस दिन एक तरफा ईवीएम पे बटन दबाने लगेगी, उसी दिन आपकी दवाई जनता करेगी। उस दिन ईवीएम पर भरोसा हो जाएगा। उस दिन फिर ईवीएम पर भरोसा हो जाएगा। अशोक जी जहां हारते हैं वहां ईवीएम खराब हो जाता है, और जहां टेप लगा देते हैं,
फलता कैंडिडेट्स के ऊपर जो डायमंड हार्बर मॉडल है, टेप लगा दो ताकि वोट डाली ना पाए कोई आप ही का बंदा। दुष्यंत नागर जी को, दुष्यंत नागर जी कुछ कहना चाह रहे। दुष्यंत नागर जी, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई इन्हीं का कार्यकर्ता चिट लगा के आ गया था वो टीएमसी को बदनाम करने के लिए। ये अलग थ्योरी आ गई, इन्हीं का कार्यकर्ता लगा गया। मैंने टीएमसी के एक नेता से पूछा, उन्होंने कहा साहब हमने नहीं लगाया, वो भाजपा का कार्यकर्ता लगा। मतलब टीएमसी के नेता ने कहा और आपने मान लिया? टीएमसी के नेता ने कहा हमने नहीं, बीजेपी ने लगाए थे और आपने मान भी लिया। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री मोदी साहब स्वयं पीछे चल रहे थे गिनती में, तब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उत्सव मना लिया, तो भैया कौन सा गुनाह कर दिया? नहीं उत्सव सब नहीं मनाया, वो उत्सव का सीन सबको पता कब का है। पीछे की बात मत कीजिए, क्योंकि अमेठी से हार तक हो चुकी है। 29 में हराएंगे, 29 में। हाँ, बढ़िया तैयारी कीजिए, बढ़िया तैयारी कीजिए, लेकिन ऐसी तैयारी से कैसे होगा जो भोपाल में और झारखंड में की है? जीतने के लिए बुद्धि चाहिए, बुद्धि। वो जो बुद्धि चोरी होगी, वो बुद्धि का कोई इलाज कराइए कहीं पे। देखिए मां सरस्वती की कृपा है, सरस्वती की कृपा है। कांग्रेस पार्टी में अशोक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक जी, नहीं, लालचंद जी बार-बार हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ है। देश का बुद्धिजीवी वर्ग का पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी को है। अखिलेश यादव भूल जाएंगे, बार-बार आरपी सिंह जी बुद्धि की बात कर रहे हैं, मेरी बात हो जाए। क्या कहा था चुनाव के दौरान में? नहीं, उन्होंने तो दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अभी 8 जून की बैठक में जबरदस्त दबाव बनाया है। अशोक जी, लालचंद जी इनके पास इतने बुद्धि वाले नेता हैं, इतने बुद्धिमान नेता हैं कि पूरे विश्व आश्चर्यचकित हो जाता है जब बादलों में रडार गायब हो जाता है, मतलब रडार काम नहीं करता। तो ऐसे महान बुद्धिजीवियों को मेरा सादर प्रणाम। ऐसी बुद्धि भी हमको मत सिखाइए, जैसा जैसा चीज मैंने कहा वो चीज नहीं सीखना है। चुनाव जीतने वाली बुद्धि तो सीख लीजिए, चुनाव जीतने वाली बुद्धि। चुनाव जीतने वाली नहीं, देखिए लालचंद जी, चुनाव लूटने वाली बुद्धि ये सिखाना चाह रहे हैं। हम लोग लुटेरे नहीं हैं, हम लोग जनता में विश्वास करते हैं, जनतंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। अगर जिस तरह से जो काम आप लोग कर रहे हैं आरपी सिंह जी, ये काम अगर कांग्रेस पार्टी की हो। अच्छा, एक सवाल पूछ रहे हैं, कहीं दिखते भी नहीं। कह रहे हैं आपने तो बड़ी अच्छी तैयारी की थी, सपा ने बड़ी अच्छी तैयारी की थी एसआईआर के लिए। एसआईआर की आप सबने तैयारी करी थी, आपके 1,62,000 लोग नीचे थे, बीएलए थे। एसआईआर ठीक हुआ, गलत हुआ? उत्तर प्रदेश का एसआईआर में देखिए, एसआईआर में जिस तरह से फर्जी दस्तखत बना करके आप लोग नाम कटवा रहे थे, हम लोगों ने एक्सपोज किया पूरे विश्व के साथ। फाइनली ठीक हुआ ना? तब आप लोगों को फाइनली एसआईआर ठीक हुआ आपके मुताबिक? एसआईआर पर तो नहीं। लालचंद जी देखिए, कहावत है, एक कहावत है, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए। एक कहावत है, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए। अगर 2027 का चुनाव आप जीत जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात, अगर नहीं जीत पाते हैं तो एसआईआर को जिम्मेदार तो नहीं ठहराइएगा? देखिए मैंने क्या कहा कि चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए, तो ये हेरा फेरी से कभी नहीं जाएंगे। हम तो सीधी बात पूछ रहे हैं आपसे। अरे भैया, 2027 का चुनाव आप लोग फर्जी दस्तखत करा करके एसआईआर पर तो नहीं होना पड़ेंगे। ठीक है, रुक जाइए, रुक जाइए। ईवीएम का तो साथ दे दिया, आपने ईवीएम को ठीक बता दिया। हमारी बहस की शुरुआत मीनाक्षी नटराजन जी के नामांकन रद्द होने से हुई थी। मैं उसके कानूनी पहलू पर एक बार फिर से लौटूंगा छोटे से ब्रेक के बाद। करता है डिजिटल भुगतान, कहीं भी कभी भी कैसे भी। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो।
हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर राष्ट्रमंच। और जैसा कि हमने बताया था ब्रेक पर जाने से पहले कि अब ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि अब मीनाक्षी नटराजन के मामले में होगा क्या, क्योंकि हाईकोर्ट जाने के लिए कहा गया। लेकिन उससे पहले एक बात पर सभी की नजर है कि आखिर ये जो तेलंगाना वाला मामला था ये बीजेपी तक पहुंची कैसे, कहां से आया ये मामला, क्योंकि कई तरह की चर्चा। अनुराग वर्मा जी बताएंगे। अनुराग वर्मा जी बताइए क्या चर्चा है, कैसे बीजेपी तक ये सुराग, ये जिसे कहते हैं बीजेपी के लिए तो ये एक तरह का बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं ना तुरुप का पत्ता साबित हुआ, ये बीजेपी के हाथ लगी कैसे, किसने दिया ये? देखिए लालचंद जी, इसमें एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि अगर आप चुनावी इसकी जो ये केस निकला है ये इतनी मतलब मैं मान सकता हूं कि ये बहुत बड़ा मामला नहीं होगा, बहुत बड़ा मामला नहीं होगा। ये बहुत किसी बहुत खास आदमी को ही पता हो सकता है कि ये मामला तेलंगाना का मामला। कौन था वो आदमी? दुष्यंत जी। कहां दुष्यंत जी, ये बताइए। दुष्यंत जी कौन था वो आदमी? कौन है घर का भेदी जिसने लंका ढहा दी, ये बता दो। देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, मूल अपराध ये तो कांग्रेसी ने किया है। दूसरी चीजों दुष्यंत भाई ये तो कांग्रेसी ने किया है, कांग्रेसी का नाम बता दो। भारतीय जनता पार्टी ने किया है और जो आरओ साहब है जिन्होंने ये फैसला लिया है, मुझे पूरा भरोसा है ये हाईकोर्ट में जाकर निरस्त होगा। और सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी राज्यसभा में निर्वाचित होके आएंगी, महिलाओं की आवाज उठाएंगी। ठीक है, मैं इसीलिए तो दुष्यंत जी कांग्रेसी कौन था इसके पीछे वो बता दो। वो बता सकते हैं तो बता दीजिए। कहां का था? तेलंगाना का था, मध्य प्रदेश का था, कहां का था बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, आपने जो सवाल उठाया वो डीके दुबे जी से। डीके दुबे जी अब इस मामले में आगे क्या, हाईकोर्ट में जाएंगे ये चुनाव याचिका के तौर पर? देखिए क्या संभावना है मीनाक्षी जी के लिए? देखिए इलेक्शन, या महेश केवट जी बिल्कुल रहेंगे पूरे 6 साल? इलेक्शन पिटीशन का मतलब होता है कि इलेक्शन पिटीशन अगर सक्सीड हो जाती है तो पुराना इलेक्शन निरस्त कर दिया जाता है और फिर से इलेक्शन में जाते हैं। फिर से पूरी प्रक्रिया फिर से होती है, पूरी दोबारा होगी और दोबारा बनकर। इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्शन पिटीशन में जाइए। इलेक्शन पिटीशन में जाने का मतलब ये प्रक्रिया पूरी हो जाने दीजिए। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाए और इलेक्शन पिटीशन में कोर्ट डिसाइड कर देगा, डिसाइड का मतलब वो पुराना वाला जो डिसीजन लिया गया है उसको निरस्त करेगा और प्रक्रिया फिर से शुरू करेगा। ठीक है। तो वो मतलब इतना उधम मचाने की बजाय अगर ये इलेक्शन पिटीशन जीत जाते हैं तो इसका मतलब होगा कि सही मायने में विजय हुई। ठीक है। दुष्यंत नागर जी, सारी तैयारी में चूक हुई, सारे कानूनी जो विकल्प हैं उसको तलाश लिए, अब सड़क पर उतरने से क्या होगा इस मामले में? कांग्रेस इसकी तैयारी कर रही है, मीनाक्षी नटराजन वाले मामले को लेके भोपाल से लेके दिल्ली तक सड़क पर, इससे क्या हासिल होगा? लाल जी, एक राजनीतिक दल की जिम्मेवारी है कि वो जनता को सरकार के द्वारा किए जा रहे सही और गलत कार्यों की जानकारी दे। कांग्रेस पार्टी सड़क पे उतरेगी, लोगों को बताएगी कि किस तरह से लोकतंत्र को कमजोर करने का काम आरपी सिंह जी कर रहे हैं। अच्छा, किस तरह से नीट का पेपर लीक हो रहा है, उसके पीछे कौन लोग हैं, युवाओं का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। मीनाक्षी नटराजन जी वाले मामले का नीट से क्या लेना देना है, जनता पूछेगी। देखिए समग्र मुद्दों को लेके ही पार्टी सड़क पे उतरने का काम कर रही है और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जन जागरण अशोक जी सड़क पर साथ देंगे इस मामले में कांग्रेस का? तब से अशोक जी साथ देंगे कांग्रेस का सड़क पर? बिल्कुल, हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी हमारे साथ है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल देंगे। लेकिन यहाँ पर दुबे जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा उधम मचाने की जरूरत नहीं है, आप हाईकोर्ट में जाइए और ये प्रक्रिया है, इससे चुनाव का निरस्त हो जाएगा। बिल्कुल भैया, वो आप दुबे जी, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आप बताइए कि कितना समय लगता है? हमें लगता है कि जब तक तो अगला चुनाव आएगा, कई साल ना निकल जाए, कहीं 6 के 6 साल ना निकल जाए, जब तक अगला चुनाव आएगा तब तक रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? वैलिड पॉइंट है। कहीं दुबे जी 6 के 6 साल ना निकल जाए। बताइए कि ऐसा नहीं इतनी लंबी प्रक्रिया में आप कर रहे जाइए, तो आप इसको इस बात को कोई दल स्वीकार करेगा? ठीक है, जो ड्यू छोटी टिप्पणी दुबे जी। देखिए, मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी भी केंद्र की सरकार में रही, जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत थी तो आपने क्यों नहीं किया? ये कोई एक पार्टी के लिए तो नहीं है, ये तो पिछले 80 साल से यही चल रहा है, समस्या नहीं है। सही बात है, तो आप रिफॉर्म लेकर आइए। ठीक, आरपी सिंह जी और अनुराग जी। आरपी सिंह जी पहले। देखिए, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ये लीगल पेच है। ठीक,
इसको लीगली ही रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर अगली बार ये ऐसी गलती ना करें, यही हो सकता है, ये गलती सुधार अब तो हो अनुराग जी क्या होता हुआ एक सेकंड। और उसका जो मूल कारण है वो ये है जो मैंने कहा, ये जो हवा ढोल पीट रहे हैं ना, आपने तो शुरुआत ही बुद्धि चोरी से कर दी कि मूल कारण बुद्धि चोरी है। अब ये नया सीट चोरी, अरे यार अपने जो बुद्धिमान लोग हैं जो आपके नॉमिनेशन भरते हैं, जरा उनको जो बोलते हैं कांग्रेस में तजुर्बेकार हुआ करते थे। हाँ, जो अच्छे लोग हैं उनको कहते हैं कि ढंग से फॉर्म भरवाते। और अगर एक सेकंड, अगर बुद्धि चोरी ना हुई तो सब होता ही ना। ठीक है अनुराग जी। देखिए, मुझे एक चीज बहुत गंभीरता से एक चीज लगती है। देखिए, कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्ष है और कांग्रेस की आवश्यकता है, एक सक्षम विपक्ष की आवश्यकता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और इसके लिए एक सबसे बड़ी जरूरत है कि कांग्रेस में, संगठन में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है और नेहरू गांधी परिवार के बियॉन्ड सोचने की जरूरत है। जो तजुर्बेकार लोग हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर साइड लाइन महसूस कर रहे हैं जब से राहुल गांधी जी ने अपनी टीम बनाई है। बहरहाल शुक्रिया फिलहाल, शुक्रिया आज राष्ट्रमंच पर आरपी सिंह जी जुड़ने के लिए, अनुराग वर्मा जी, डीके दुबे जी, अशोक यादव जी और दुष्यंत नागर जी, बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्रमंच पर जुड़ने के लिए। कल फिर इसी समय किसी बड़े विषय पर राष्ट्रमंच पर करेंगे बड़ी बहस। आज के राष्ट्रमंच में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।